बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का मामला खटाई में पड़ गया है। दोनों जानिब से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। अलबत्ता स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने जो मुज़ाकराती कमेटी है उनको डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान स्पीकर ऑफिस की जानिब से यही कहा गया कि नहीं किया गया और यही गालिब इम्कान है कि स्पीकर कौमी असम्बली की कोशिश है कि मुज़ाकरात दोबारा से बहाल हो जाएं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, खुर्शीद शाह साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हेड, शाजिया मरी साहबा मौजूद थी और ऑब्वियसली मुल्क की सियासत राब्ताकारी के हवाले से मामला ज़ेर बहस आए। फिर एक और भी आज अहम मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की सरदार अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई और वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की पेशकश और उनके रवैयों पर भी बातचीत हुई। साथ में इंटीरियर मिनिस्टर ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं उसको सराहा। एक तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि अब मुज़ाकरात का मामला जो बज़ाहिर खटाई में पड़ गया है, क्या ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे? दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर का आज इजलास हुआ, जुनैद अकबर साहब ने जो नए सदर हैं उन्होंने सदारत की। इसमें 8 फरवरी के एहतजाज और सवाबी में जलसे के इंतजामात के हवाले से भी बातचीत हुई। तो क्या दोबारा से 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ जा रही है और सिर्फ जलसे तक महदूद रहेंगे या दोबारा इस्लामाबाद की तरफ भी आएंगे लॉन्ग मार्च की सूरत में? क्योंकि हम आगे चल के आपको सुनाएंगे। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि अगर हम इस दफा बानी चेयरमैन पीटीए इमरान खान साहब ने कहा तो हम तैयारी के साथ आएंगे। फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी इस हवाले से जवाब दिया है। इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए हमें बहुत ही नुमाइंदा शख्सियात ने आज की नशिस्त पे ज्वाइन किया है। तारुफ में आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन किए जनाब कैसर अहमद शेख साहब ने, फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स, वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर। बहुत शुक्रिया नवाजिश कैसर अहमद शेख साहब प्रोग्राम सचते के लिए वक्त निकालने के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, साबिक वजीर भी हैं, साबिक मेंबर असम्बली भी। आपका सर बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला मोमन साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉन न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज में शौकत यूसुफजई साहब आपसे करूंगा। कैसर अहमद शेख सर, अब्दुल्ला आपकी इजाजत से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं चाहूंगा कि शौकत यूसुफजई साहब की गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाने से पहले मैं जरा आपको जुनैद अकबर साहब ने जो आज गुफ्तगू की मीडिया के नुमाइंदागान से और मोहसिन नकवी साहब से जब सवाल हुआ था 8 फरवरी के हवाले से जो उन्होंने जवाब दिया था, वो भी पहले आप कैसर शेख साहब, मेरे व्यूअर्स और अब्दुल्ला साहब सुन लें, फिर जरा सवाल जवाब को आगे बढ़ाते। जी सुनाइएगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे और इस तैयारी के साथ आएंगे कि हमें ये पता चलेगा हम पे गोलियां भी चल सकती है, क्योंकि पहले हमें उम्मीद नहीं थी, इस दफा हमें उम्मीद है कि ये हो सकता है। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी, नहीं करेंगे तो फिर कोई पहले। जी आपने शौकत यूसुफजई साहब पहले तो बताइएगा, जुनैद अकबर साहब नए सदर बने हैं और उन्होंने काफ़ी टफ सख्त स्टैंस लिया हुआ है और आज उन्होंने इजलास किया खैबर पख्तूनख्वा के जो चैप्टर है पीटीआई का। आपसे मैं जानना चाहूँगा अब क्या तय पाया है? आप लोग स्वाबी में जलसे तक महदूद रहेंगे या जैसे जुनैद अकबर साहब ने कहा कि अब इस दफ़ा आएंगे तो तैयारी के साथ आएंगे, 26 नवंबर वाली तैयारी नहीं होगी, ज़रा डिफरेंट तरीके से आएंगे? तो पहले तो इस हवाले से बताइएगा कि हतमी तौर पर क्या तय पाया है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो सियासी स्टेटमेंट होती है ना, सियासी स्टेटमेंट का ये हरगिज़ मतलब नहीं। हम सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, अगर एहतजाज की बात करते हैं तो ये पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं। और जिस तरह हम पहले एहतजाज करते थे और उसी तरह एहतजाज हमारा होता है। ये जो पॉलिटिकल बातें होती है वर्करों को गर्म करने के लिए, कभी सख्त कभी नरम, इस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पुरअमन एहतजाज करना ये तो हमारा हक है, आईनी हक है जी। ये कौन होते हैं जो हमें समझा रहे हैं कि जी आप ना आए? क्यों ना आए? क्या वो नो गो एरिया बन चुका है इस्लामाबाद? क्या वो सिर्फ उनके लिए जो एलीट क्लासेस हैं उनके लिए इस्लामाबाद बन चुका है? क्या सियासी वर्कर अपना एहतजाज वहाँ रिकॉर्ड करने नहीं आएंगे? क्या ये अवामी हुकूमत जो हम कहते हैं पार्लियामेंट, तो क्या ये वो पार्लियामेंट नहीं है? तो ये बड़ा अजीब सा है कि पार्लियामेंट इस्लामाबाद में एहतजाज हम अटक में करें या कहीं और जाके करें। ये क्या मतलब? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है।
क्या ये इनको आवाम का सपोर्ट हासिल नहीं, ये आवाम से खौफजदा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं कि सवाबी का जलसा तो आप लोगों ने डिक्लेयर किया है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च का जो है वो अभी ऐलान नहीं हुआ, और ये आप कहते हैं सियासी बयानात होते हैं अपने वर्कर्स को गरमाने के लिए। तो क्या पहले अली अमीन गंडापुर साहब सही तौर पे नहीं गरमा पा रहे थे क्योंकि चेंज ऑफ लीडरशिप हुई है ना, और आज के इजलास में उनको बुलाया भी नहीं गया? नहीं, आज के इजलास में तो ये तो हर रीजन का अपना अपना है ना। उनके रीजन का तो अभी मीटिंग नहीं हुई है, ये तो पेशावर रीजन हुई है, मलकन रीजन की हुई है। अच्छा, और दोनों आपको पता है कि तमाम जो लीडरशिप होती है लोकल, वो सारी वहाँ मौजूद रही है। और जुनैद अकबर, चूंकि देखिए सीएम की जिम्मेदारियां तो और भी बहुत होती है ना, उनके हुकूमत की जिम्मेदारियां होती हैं ऑफिशियल। और अब इस वक्त जो जुनैद अकबर साहब फुल टाइम सदर हैं अभी, और मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए मुश्किलात तो होंगी, क्योंकि डेफिनेटली अगर मुतालबात नहीं माने जाते, अगर लाहौर में जलसा नहीं करने दिया जाता, या कोई और मुश्किलात आती हैं, जब पंजाब से लोग आते हैं सवाबी में जलसे के, उनको रोका जाता है, तो फिर तो डेफिनेटली एहतजाज का ऐलान ही होगा, और दूसरा रास्ता तो नहीं है हमारे लिए। अच्छा, स्ट्रेटेजी जी आपने कहा कि कोई उसके अलावा फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। मैं स्ट्रेटेजी की वजह से जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी उस मार्च में मौजूद थे जो 24 नवंबर को चला और 26 नवंबर पे आया। इस मरतबा जुनैद अकबर साहब का ये भी कहना है कि जब हम मार्च के लिए एक दफा निकल पड़ेंगे तो फिर हम कोई राब्ताकारी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में इशारतन वो बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर साहब की जो मुलाकातें हुई थी उनकी तरफ इशारा कर रहे थे। तो आप समझते हैं कि ये जो अप्रोच है, साथ में उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन नहीं चाहते कि कोई जलसे पे पैसा लगाए फिर उसके बदले में चीज देनी हो, तो क्या ये माजी की जो प्रैक्टिसेस हैं ये ऐसी होती थी जिससे वो डिपार्चर चाह रहे हैं और अपने आप को अलहदा कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जुनैद अकबर के आने के बाद अब हुकूमत को जो है ना बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। अच्छा, अगर हुकूमत ने कहीं गलती की, किसी वर्कर के ऊपर तशद्दुद किया जिस तरह पहले होता रहा, या तो मेरे ख्याल से फिर मसाइल बढ़ेंगे। फिर ये जुनैद अकबर एक ऐसी वो है, मुझे नहीं ख्याल कि वो कहेगा कि जी मैं भी भागता हूँ आप भी भागे, यहाँ चलते हैं यहाँ। अच्छा, जो तो मतलब आप कह रहे हैं जो पहले जो भागने की बात थी वो होम्योपैथिक थे जो वो कह रहे थे? पहले भी नहीं भागा है कोई, पहले भी नहीं भागा है। लेकिन ये कि देखें, मैंने आपसे कहा ना कि जो मुश्किलात रही हैं पहले, तो वो तो जो ऊपर की लीडरशिप की वजह से रही है। अली अमीन गंडापुर तो मौजूद रहा है, आपको पता है, हर उसमें मौजूद रहा है, और उनकी वजह से इतने सारे लोग निकलते रहे। लेकिन आप उनके स्ट्रेटेजी के नाकिद भी थे ना, आपने कहा जब बात हो गई थी संगजानी की तो फिर क्यों कर जाया गया? अली अमीन गंडापुर का तो कसूर नहीं था इसमें, तो जो आपकी सीनियर लीडरशिप थी मैंने उसकी बात की थी। अच्छा, और अब चूंकि जुनैद अकबर खुद जो है वो क्योंकि सीएम नहीं है या उनके पास और जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है। अच्छा, तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत मोहतात रहना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर उन्होंने छेड़ा तो फिर बहुत मुश्किलात बनेगी। जरा मेरे हुकूमत जाहिर है लोगों को मारेगी, यही करेगी, जेलों में डालेगी। ठीक है, तो ये लोग तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। शौकत साहब, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ रहेंगे। कैसर शेख साहब, आपने शौकत यूसुफजई साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि अब जुनैद अकबर साहब वो आपके कुलीग भी हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, आप भी मेंबर कौमी असम्बली हैं, आप लोगों ने मुत्तफिका तौर पर उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया है। अब आपको मोहतात रहना होगा। शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि अब वो जुनैद अकबर साहब जो हैं वो जो है वो इसको, आज उन्होंने वैसे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ना आवाम को ना बानी चेयरमैन पीटीआई को मायूस करेंगे, जब निकलेंगे तो कोई रब्ता नहीं करेंगे और अपने अहदाफ हासिल करेंगे। क्या कहेंगे कैसर शेख साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत यूसुफजई साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। देखिए ना, बात ये है कि ये तो गरमाने के लिए और अपने वर्कर्स को एक्टिव रखने के लिए सियासी बयान हम देते हैं, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जो हकीकत की गमादी करता है। अब देखिए, कोई भी इनको पुरअमन एहतजाज से रोकेगा नहीं, ना रोक सकता है। वो तो एक कानूनी तौर पे हर एक को, हर पार्टी को इजाज़त है अगर वो कोई, लेकिन अगर कोई ये इस तरह करता है कि नहीं जी हमने कारोबार बंद कर देना है, हमने जाके वहाँ धरना देना है जहाँ पे डी चौक है, वहाँ पे देखिए ना सारे हमारे फॉरेन एम्बेसडर्स और जितने भी वहाँ इम्पॉर्टेंट तनसीबात हैं वो सब हैं एक जगह पे। बेशक करे, दुनिया पूरी में एहतजाज होते हैं। पहले ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, ये तो रोज़ाना ये कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया ना कि जापान में एहतजाज किस तरह होता है। मैंने भी दुनिया के
55 मुल्कों में विजिट किया है, वहाँ देखे एहतजाज, हर जगह एहतजाज होता है और इनका राइट है। यूके में देखते हैं जमहूरियत है, सबसे ज़्यादा तो जमहूरियत का वहाँ पास बानी है ना, वहाँ एहतजाज किस तरह होता है, क्या उनके जाके पार्लियामेंट के ऊपर जाके धरना हो जाता है? तो बात ये है कि ज़रूर करें एहतजाज, इनका करना हक बनता है, ये पॉलिटिकल पार्टी हैं। और अब जुनैद अकबर साहब से हम तवक्को करते हैं कि वो अगर सूबे के सदर हैं तो बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है पार्टी को लीड करना। और मैं समझता हूँ मुज़ाकरात और नेगोशिएशन के अलावा दुनिया में कोई और रास्ता आज तक तो निकला नहीं है। कोई नया रास्ता निकल आए तो ठीक है, तारीख़ बदल जाए, ये जितने भी रास्ते हैं वो तो यही है कि इवेंचुअली आपको टेबल पे बैठना पड़ता है। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जहाँ करोड़ों लोग का कत्ल हो गए और वहाँ पे शहीद हो गए लोग, और तो उसके बाद भी जाके टेबल पे बैठना पड़ा ना। हमने इंडिया से वार्स कर ली तो क्या हुआ, कोई क्या हमेशा के लिए वार होती रही और एहतजाज होते रहे? तो इवेंचुअली तो कोई और ये ठीक इन्होंने भी जो अपनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, देखिए तभी इनको भी फायदा इन्होंने तहलील कर दिया कैसर शेख साहब, दोनों पार्टियां लचक दिखाएंगी। इन्होंने अपनी कमेटी की तहलील कर दी होती रह, जैसे इन्होंने ये कहा ना पॉलिटिकली ये भी अच्छा ये अनवारुल हसन साहब, ये हम सियासी लोग तहलील भी करते रहते हैं, मनाते भी रहते हैं, ये तो हमारे हाथ में होता है ना, लीडर्स के हाथ में होता है और वो इवेंचुअली बननी है। देखिए मुज़ाकरात होने हैं और मुज़ाकरात से ही इनको फ़ायदा हो सकता है और हमें हुकूमत को भी उसमें लचक दिखानी चाहिए और इनको भी लचक दिखानी चाहिए। ये जो इस तरह का है ना कि बिल्कुल आपस में यानी स्टैंड स्टिल, ये चल नहीं सकता। कितना अर्सा चल सकता है? 10 साल से तो ये एहतजाज कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? देखिए ये पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने लोगों को बेनिफिट देना होता है ना, उन्होंने उनको भी कन्विंस करना होता है कि हम मुल्क के बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अगर धरनों से और ये एहतजाज से मुल्क नुकसान करता रहे, लोगों का रोज़गार नहीं हो और ये आप कहते रहेंगे नहीं जी रेमिटेंस नहीं भेजो, ये तो एक ऐसी जी बिल्कुल ऐसी बातें हैं जो कि किसी को जेब नहीं देती। आप रेमिटेंस नहीं भेजो, IMF से को कर्जा ना दे। ये यूसुफ ज़ई साहब बड़े समझदार आदमी हैं और मैं हमेशा इनकी बात से ना जो बड़े एक तरीके से ये बात करते हैं। जी जी, ये इनकी बड़ी ये सियासी आदमी है। आपने आम लोग देखिए कोई भी कहें सियासी लोग हम आपस में बैठ जाएं, हम यूसुफ ज़ई साहब और मैं, मुझे कहें जब कहें यूसुफ ज़ई साहब से मुलाकात कर लेते हैं, बैठ के कोई हल निकालें। पॉलिटिशियन का काम होता है कि चीज़ों को सुलझाना, ना कि सिर्फ लड़ते रहना या आपस में एहतजाज करते रहना। आप अपना गेन करें, आपको पॉलिटिकल हक राइट है, आप अपनी बात को कन्विंस करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन तो करें ना। ये सिर्फ ये कंटिन्यू आप अपने वर्कर्स को, मैं भी सियासी आदमी हूँ, आप अपने वर्कर्स को बददिल कर रहे हैं ये बार बार के एहतजाज से। ये सर आम नुकता है। मैं अब्दुल्ला आपके पास आता हूं, मैं एक सवाल पूछ लूं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये सर बताइएगा जो कैसर शेख साहब ने बात की कि एक स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट में तो नहीं रह सकती ना कोई सियासी जमात भी। आप भी इस चीज से ज़रबत, आप हुकूमतों में रहे भी हैं, अभी भी आप लोगों की KP में हुकूमत है और आपने जैसे कहा वज़ीर आला के जो है वो अपने एग्जेक्टिव जो है वो बहुत से काम होते हैं, कुरम का मुआहदा, उसमें अमल दरामद पे बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। फिर दहशत गर्दी का फ्रीत है, महंगाई है, मुश्किलात है, सेहत है, लोगों की बहुत सी तवक्कुआत हैं। कैबिनेट मेंबर हैं कैसर शेख साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने कैबिनेट की लास्ट मीटिंग थर्सडे को कहा था कि हम पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, आप मुज़ाकरात के लिए आ जाएं। आप लोगों ने भी 2018 के इलेक्शन के बाद एक पार्लिमानी कमेटी बनाई थी, तो इस ऑफर को क्यों कर यकसर मुस्तरद कर दिया? देखिए कोई ना कोई तो सियासत तो कहते हैं ना आर्ट ऑफ पॉसिबल्स है, क्या इस पे बातचीत नहीं होनी चाहिए थी कि सियासी कमेटी नहीं, हमें कमीशन चाहिए? तो अभी भी स्पीकर साहब ने तो डी नोटिफाई नहीं किया, चांस है कि दोबारा से बातचीत हो सके? शौकत साहब, देखिए मेरे ख्याल से हुकूमत को थोड़े से संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। देखना ये इस तरह नहीं है आपने जी पार्लिमानी कमेटी बना दी, पार्लिमानी कमेटी का जो रोल होता है वो और है, ये जो जुडिशल कमीशन है इसका रोल कुछ और है। पार्लिमानी कमेटी में आपके साथ बराबर लोग बैठे होंगे, आप एक बात करेंगे वो आपको दूसरी बात करेंगे, तो वो आपके लिए इफेक्ट नहीं हो सकता। तो चीजें डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन मैं अपने मौके पर अड़ा रहूंगा, वो अपने मौके पर अड़े रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, नहीं उसका तो। लेकिन ये जो जुडिशल कमीशन है उसमें ये कि मैं अपना मौका बयान करूंगा और शेख साहब अपना मौका बयान करेंगे, फैसला जुडिशल कमीशन ने करना है, वो फैक्ट फाइंडिंग वो करेंगे। आज तो हमें बड़े आसानी से कहा जाता है कि ये 9 मई भी इन्होंने किया, ये दहशतगर्द है, ये शारी है। और देखिए अगर जुडिशल कमीशन बन जाए
اور وہ فیکٹ فائنڈنگ باہر سامنے لے آئے اور اس پہ اگر وہ کہہ دے کہ جی پی ٹی آئی گلتی ہے، یقین کرو سب سے پہلے میں آ کر معافی مانگوں گا قوم سے، اور میں کھلے عام معافی مانگوں اور میں اپنے سارے لیڈرشپ سے کہوں گا کہ معافی مانگے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم کوئی فیکٹ فائنڈنگ نہیں چاہتے لیکن آپ دہشت گرد اور آپ نے بس آپ نے 9 مئی کیا، آپ ذمہ دار ہیں. کیا پارلیمانی کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ نہیں کر سکتی شوکت صاحب؟ پارلیمانی کمیٹی نہیں کر سکتی. دیکھیں اس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے وہ اپنے اپنے موقف کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا ذہن پہلے سے بنا ہوتا ہے. یہ جوڈیشل کمیشن کوئی الگ چیز ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کے اوپر تو جوڈیشل کمیشن سے کم تو کوئی چیز بھی ہمیں صاف نہیں کر سکتی ہے. دیکھیے اب حکومت اگر جوڈیشل کمیشن کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن ہم نہیں بناتے، تو مجھے بتائے کہ کیوں نہیں بناتے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ کیوں کر 28 جنوری کی نشست پہ کیوں کر نہیں گئے؟ سوال یہ آتا ہے عرفان صدیقی صاحب. یاد ہوگا آپ کی، میں نے آپ کا بھی کیا تھا لاسٹ فرائیڈے پہ انٹرویو، تو میں نے یہی کہا تھا کہ اس نشست پہ چلے جائیں نا. نہیں اس لیے نہیں گئے کہ اس سے پہلے عرفان صدیقی صاحب جو ترجمان ہیں مذاکراتی کمیٹی کے اور رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ان دونوں نے اسی شام پریس کانفرنس کر دیا. حالانکہ ہمارے مطالبات تو 15-20 دن سے ان کو معلوم تھے کہ یہ 2 مطالبات ہیں، لیکن جس دن ہم نے ریٹرن دیا اسی شام کو انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور یہ پرچی لہرا دی کہ یہ ان کے مطالبات ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد ہمارے اور کوئی مطالبات ہے نہیں، تو پھر اس کے بعد ہمیں کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اگر ہم وہاں جاتے ہیں وہ ہمیں ریٹرن میں کہتے کہ جی آپ کے مطالبات ہم نہیں مانتے. تو ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے یہی جواب دینا ہے. تو دیکھیں یہ اس وقت ملک کا مسئلہ ہے، ملک مشکل میں ہے، یہ سارے سن لیں. یہ حکومت جو ہے وہ قرضے لیے ہیں، انہوں نے 1000 ارب کا قرضہ لیا ہے اپریل 2022 سے اب تک، اور اب $1 ارب اور قرضہ لے رہی ہے. تو قرضوں پہ ملک چلانا ہے تو ٹھیک ہے، چلاتے رہیں. پہلے بھی لوگوں نے قرضے لیے، اب بھی چلائیں. تو ملک کو فائدہ کیا ہوگا اور عوام کو ریلیف کیا ملے گا؟ ان دونوں چیزوں کو دیکھیں. عوام اس وقت مشکل میں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو بھی حکومت ہوتی ہے ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرے اور ساتھ لے کر چلے. مجھے لگتا ہے کہ حکومت سے بیٹھے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے، وہ صرف سیاست کھیل رہے ہیں، اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ ایک دفعہ ہماری سلح ہو گئی اور تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے ہاتھ اٹھا لے. تو اس خوف کی وجہ سے یہ جو پی ٹی آئی کے جنرل مطالبات ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. اس کی وجہ سے مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں، پورا ملک مشکل میں ہے، صرف حکومت نہیں، عوام بھی مشکل میں ہے. اگر دیکھیں اور آپ بھی مشکل میں ہیں، آپ یہ بھی ایکسپٹ کریں گے کہ پی ٹی آئی بھی مشکل میں ہے کہ روز احتجاج کی اپنے ورکرز کو کال دیتے ہیں، وہ بھی بخل میں سیاسی لوگ مشکلات جھیلتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے پہلے بھی سیاسی لوگوں نے مشکلات جھیلی ہیں. ہم نے ابھی بھی اگر یہ سختیاں کرنا چاہتے ہیں تو میں نتائج کے حوالے سے کہہ رہا تھا شوکت صاحب کہ اس کے نتائج بھی تو کوئی نکلے نا. لیکن میرے ساتھ رہے گا، آپ یہ نقطہ اٹھائے، میں کیسے دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیڈر جیل میں اس کو سزا ایسے جج سے دلوائی جس کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. گورنمنٹ نے اپنے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنی ترامیم کر لی. آئین کا حلیہ بھی بگڑ گیا. آج جو فی کا قانون ہے، ایک صحافی کے حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ یہ تو پوری دنیا ہمارے، یہ آپ کے دور میں بھی، کل علی محمد خان صاحب ہمارے شو میں تھے، آپ کے دور میں بھی یہ چلا، اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کیا تھا یوسف زئی صاحب؟ ہمارے دور میں چلا تھا لیکن جب اس پہ تنقید ہوئی تو وہیں رک گیا تھا. آپ کو پتا ہے جی وہ اسٹے ہو گیا تھا ہائی کورٹ. سوری، فی کا قانون جو ہے دور میں نہیں بنا تھا، یہ نواز شریف صاحب کے دور میں بنا تھا. ہم کچھ ترامیم لانا چاہتے تھے. جی اس پہ آپ کو یاد ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ آپ بنا ان کے دور میں تھا، کیسر شیخ صاحب کے دور میں آپ لوگ ترمیم لانا چاہتے تھے، پھر وہ نہیں آ سکی، وہ اسٹے ہو گیا تھا. ذرا میرے ساتھ رہے گا. میں کیسر شیخ صاحب جان سے قبل، میں چونکہ ہمارے ساتھ عبداللہ محمد صاحب، معذرت آپ کے پاس دیر سے آ رہا ہوں. عبداللہ محمد صاحب یہ بتائے گا کہ آپ پی ٹی آئی کو بھی کور کرتے ہیں، خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے، کیا اس وقت جنید اکبر صاحب کے آنے سے شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہلکا نہ لیں، محتاط رہیں؟ دیکھیے انوار، تھینک یو سو مچ. پاکستان تحریک انصاف نے گاؤں کے چودھری کو چڑھا ہے اور وہ انصاف کسی اور سے مانگ رہے ہیں. تو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا مسلم مسئلہ ہے وہ تو حکومت سے کم اور ریاستی اداروں سے زیادہ ہے. مسائل تو ان کے ساتھ زیادہ تر ان کے جڑے ہوئے ہیں. تو جنید اکبر صاحب چونکہ جو علی امین گنڈپور صاحب تھے، ان کے گزشتہ 2 احتجاجوں میں جو ان کا مسٹیریسلی واپس جانا تھا، خاص کر پہلے والے میں، اس نے بڑے سوالات کھڑے کیے.
اور ظاہر سی بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی اس حوالے سے رپورٹس ملتی رہی، تو یہی وہ ریزن تھی کہ انہوں نے جو اس کی ٹرمینالوجی ہے خان صاحب کی کہ میں نے مطلب ٹیم میں تبدیلیاں کی. تو جنید اکبر صاحب جو ہے وہ اس وقت ایک ان کا لیڈرشپ والا رول نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل بہت اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں، ملاکنڈ سے ان کا تعلق ہے، لیکن جو خان صاحب کی جنید اکبر والی بات ہے کہ جنید اکبر صاحب کو جب بنایا گیا تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر پہلے بھی مطلب گروپنگ تھی، اور اب اس سے مزید جو ہے وہ ایک گروپنگ بن گئی. اب جنید اکبر صاحب کے لیے جو ٹیسٹ ہے مطلب آج جب اجلاس ہوا تو میں نے کئی لوگوں سے بات کی، وہاں پہ کارکنان کی جانب سے جو ہے وہ شکایتیں لگائی گئی علی امین گنڈاپور کے حوالے سے، یا ان کو کہا گیا کہ صوبائی حکومت جو ہے اس میں ہمارے کام نہیں ہو رہے، کوئی ہمارے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو 8 فروری کا دن ہے جو پاکستان تحریک انصاف ایک سیاہ دن کے طور پر منا رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جنید اکبر صاحب کے لیے. پہلا ٹیسٹ کیس ہے، پہلا ٹیسٹ کیس ہے، اور اس کی شاہرام خان جس کا تعلق ثوابی سے ہے ان پہ بھی ڈپینڈنسی ہے کہ کیا وہ کارکنان کو لے کر آتے ہیں یا نہیں. عاطف خان صاحب پہ ہے، کیا علی امین گنڈاپور صاحب ایک پتہ کھیل کر ان کے اس احتجاج کو کامیاب بناتے ہیں یا ناکام بناتے ہیں، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کا لاسٹ والا جلسہ تھا اس میں تقریباً 22 سے 25 ہزار لوگ جو ہے ثوابی کا اس میں آئے تھے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جنید اکبر صاحب جو ہے وہ اتنا کراؤڈ لانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی امین صاحب یا ان کے جو گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس سے انہوں نے اس فیصلے کے بعد اس کو ایک انسیکیورٹی ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے لابنگ بھی ہوگی. تو پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے احتجاج کرنا، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کا وہ حق صرف اسلام آباد میں نہ مانگے، پشاور میں بھی لوگوں کو دے. جو سرکاری ملازمین پہ تشدد کیا گیا جو احتجاج تھا، ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح آپ نے بات کی کہ اسلام آباد کی بات نہیں کر رہی، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف مشکلات کے شکار تو ہے. ایک تو یہ کہ ان پہ جو 26 نومبر کے بعد ایک مقدمات بھی بہت زیادہ ہے، ان کی درجنوں کی تعداد میں گاڑیاں جو ہے ابھی تک سرکار کے پاس ہے. جو انور زیب صاحب ہے اس کی گاڑی بھی اسلام آباد میں ایک سرکاری افسر استعمال کر رہے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے جو 26 نومبر کو ہوا، جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہے باجوڑ سے، تو وہ 26 نومبر میں اس کی گاڑی ادھر گئی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف کو 26 نومبر کو جس طرح حالات بنے اس میں مختلف متضاد حکومت ایک بات کری، اپوزیشن دوسری بات، تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا مومنٹم اتنا جلدی نہیں بڑھے گا کہ وہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف آئے. یہ پاسبلٹی نیئر فیوچر میں دکھائی نہیں دے رہی. کیسر شیخ صاحب، میں شوکت صاحب آپ سے اس کی ضرور جواب لوں گا، کیونکہ میں آپ کا ایک اور انٹرویو خیبر ٹی وی پہ بھی سن رہا تھا. آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ خود تو احتجاج کا رائٹ مانگتے ہیں، لیکن کیا پشاور میں بھی لوگوں کا رائٹ ہے؟ جو عبداللہ مومن صاحب نے بھی بات اٹھائی. لیکن کیسر شیخ صاحب، آپ نے گفتگو سنی، شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں چونکہ آپ کا تو اکانومی اور تمام معاملات سے گہرا تعلق ہے، قرضے آپ لوگ زیادہ لے رہے ہیں، ملک مشکل میں ہے، حکومت کا کام ہے سیاسی طور پہ انگیج کرنا اپوزیشن کو، آپ انگیج کریں اور معاملات آگے بڑھیں. جو آپ چونکہ پرائم منسٹر صاحب جب گفتگو کر رہے تھے کابینہ میں آپ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جوڈیشل کمیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پارلیمانی کمیٹی ہمارے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. کیسر شیخ صاحب؟ آپ نے خود ہی کہا جی، انہوں نے بھی 2018 کا جو الیکشن ہے اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی پہ ہی کہا تھا نا کہ ہم بنا دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت کسی کی ہار اور کسی کی جیت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ٹھیک کہا شوکت یوسفزئی نے کہ یہ پورے ملک کا اور لوگوں کا معاملہ ہے. تو یہ خواہ مخواہ اور روز احتجاج کر کے اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں. جو ہر نئے احتجاج سے ان کے اندر رفٹ بڑھ جاتی ہے. اور پنجاب سے تو لوگ، آپ جو بھی 22-24 ہزار یہ جتنے لوگ پچھلے احتجاج میں آئے تھے اس میں تو پنجاب سے تو بہت کم تھے، شاید نہ ہی کوئی برائے نام ہوں گے. لیکن یہ فردر جو بھی احتجاج ہوتا ہے اس سے اس کے بعد پی ٹی آئی فردر ویک ہو جاتی ہے. اور یہ جنید اکبر صاحب آئے ہیں، یہ بھی احتجاج پرامن کریں، ان کا رائٹ ہے. لیکن اگر کسی طرح یہ اسی طرح تل جائیں گے کہ ہم نے جس طرح 26 نومبر کا، حالانکہ بانی پی ٹی آئی تو خود کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ جو تعین ہو گئی ہے وہاں بیٹھ جائیں، تو انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں مانی. اب بھی بانی پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایڈوائز کریں گے، کیونکہ یہ صرف کہ ہم نے اس طرح پرتشدد احتجاج کرنا ہے، یہ کہیں فیزیبل نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لیے فائدہ مند ہے. تو مقصد صرف یہ ہے کہ ان میں کئی قسم کی ان میں رفٹ ہے، ڈویژنز ہیں. پنجاب اور کے پی کے کی ہے، ان کے اندر کے پی کے میں بھی اب تو پنجاب میں بھی علی حمزہ صاحب کو لائے نا کنوینر، اور انہوں نے بھی مینار پاکستان پہ
जलसे की इजाजत मांगी है। सर अब तो पंजाब में भी तब्दीली आई है ना, जुनैद अकबर साहब को तो हम नाम ले रहे हैं, आली हमजा साहिबा को भी कन्वीनर बनाया है पंजाब का। ये एक आध देखिए सैयद अनवारुल हसन साहब, ये एक आध बंदे से या इससे नहीं होता। Yes. लोग थक चुके हैं। मैं भी पंजाब की सियासत करता हूँ, मुझे 32 साल हो गए। लोग इनके एहतजाजों से थक चुके हैं। वो अपना काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कोई रोज़गार मिले, कोई बेहतर हमें कोई हमारी अर्निंग बढ़े, हमारा कोई सहूलियात बढ़े, कोई तालीम हो। बच्चे हमारे यंगस्टर्स को हम क्या सबक दे रहे हैं? और ये तो कह रहे हैं, ये तो रोकना चाहते हैं पाकिस्तान को कि भाई रेमिटेंस ना भेजें। इन्होंने कहा रेमिटेंस ना भेजें, लोगों ने ज़्यादा रेमिटेंस भेज दी। अब ये इन्होंने कहा IMF से कि कर्जा, ये क्या क्या करेंगे? इनके अपने वो, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि अपना नुकसान पहुँचा रहे हैं। और ये बात भी है, जब मुज़ाकरात में आएंगे तो इनको फ़ायदा होगा, कोई ना कोई इनकी बात मानी जाएगी। Yes. मुज़ाकरात तभी होते हैं, और Very important. हुकूमत ने भी शुरू की है, तो हुकूमत में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो तभी हम कह रहे हैं कि आइए मुज़ाकरात पे आएँ, कोई ना कोई मसला हल होगा मिल बैठ के। अगर फ़र्ज़ की ये कहते हैं कि एक दो हमारे राना सलाउल्लाह ने कह दिया तो इन्होंने वापस कर लिया। अब देखिए हमारे तो सात पार्टियों की कमेटी है हमारी कमेटी, आप देखें ना तो 6-7 पार्टियों के ऊपर हमने बनाई हुई है कमेटी, पार्लिमानी ये जो डिस्कशन हो रही है, नेगोशिएशन मुज़ाकराती कमेटी है। कमेटी। तो एक बंदे के कहने से ये वापस हो गए, आप अंदाज़ा कर दिए। जब बैठे वहाँ पे अगर ऑफिशियल मुज़ाकरात में इनको ना किया जाता और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से लचक करके मामला फहमी ना की जाती तो फिर ये कोई बात करते। तो ये सिर्फ एहतजाज कर करके अपने आप का भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, मुल्क का, क्योंकि ये पूरे मुल्क का मामला है। 24-25 करोड़ लोगों का इसमें मुस्तकबिल है। और ये पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, इनका राइट है एहतजाज करना, तो जब चाहे एहतजाज करें, वो तो इनका राइट है। लेकिन सिर्फ एहतजाज 10 साल से तो इन्होंने करके देख लिया। जी शौकत साहब, ये जो एहतजाज की बात हो रही है, आपने सुना, आपसे सवाल भी होता, अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि आप लोग वैसे तो आप कह रहे हैं और मैं एग्री करता हूं कि राइट ऑफ एसोसिएशन है, हमारा आइन बताता है आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हक आप पेशावर में नहीं देते। यूसुफ ज़ई साहब। जी मैं समझा नहीं क्या। मैंने कहा आप राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ प्रोटेस्ट की बात करते हैं, ये बिल्कुल है, इसकी इजाजत है, लेकिन ये सवाल आपसे पहले भी हुआ था। जो जर्नलिस्ट हैं अब्दुल्ला मोमन साहब, उन्होंने कहा कि ये राइट आप पेशावर में ना टीचर्स को देते हैं, ना जो और क्लर्क्स होते हैं या जो दीगर लोग हैं उनको ये राइट आप लोग नहीं देते। वहां पर तो अच्छा खासा लाठी चार्ज और आंसू गैस करते हैं। सर देखिए, मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं, जो सियासी हुकूमतें होती है ना सर, उनमें बर्दाश्त होना चाहिए। और जो लोग मुतालबात करते हैं ना, जाहिर है उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, मुश्किलात होती है, जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो फिर वो सड़कों पे निकल आते हैं। जी, तो मेरे ख्याल से ये भी गलत है। मैं तो उस दिन भी कहा था कि यार ये जो असातिज़ा के ऊपर और ये जो क्लास के ऊपर ये जो लाठीचार्ज वगैरह होता है, ये गलत बात है। मैं इसके हक में कभी नहीं रहा हूँ। जब मैं मिनिस्टर था, जब भी कोई एहतजाज होता तो मैं खुद पहुंच जाता वहाँ और मामला बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करता। और बहुत सारे ऐसे हैं, मैं आपको वो कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब पहुंच जाता तो वो एहतजाज खत्म भी हो जाता। तो बात ये है कि अब उसका ये तो नहीं है बस वो उन्होंने एक गलत हो गया तो अब सारी जिंदगी बस गलत ही गलत होगा। सियासी चीजें जो होती हैं ये पाकिस्तान के अवाम है जी। अब आप देखें कि तहरीक इंसाफ के पीछे पाकिस्तानी अवाम खड़ी है, ये कोई बाहर के लोग नहीं है। ठीक। और उनके जो जाहिर है उनके जो मुतालबात हैं, अगर हुकूमत मानना तो छोड़ो, मतलब ये कि लाइन पे भी नहीं आ रही तो फिर तो एहतजाज ही होगा ना। मैंने तो कहा कि बहुत आसान काम हुकूमत एंगेज करना चाहती। मैं इस वक्त अगर हुकूमत में होता, आप यकीन करें इतना बेहतरीन मौका था कि जुडिशल कमीशन बनाने में क्या हर्ज हो सकता है। जुडिशल कमीशन को ये तो नहीं है कि हमें कोई ये कहेगी कि जी सबको रिहा कर दो ये चले जाए। वो रिहाई माही बात तो नहीं थी, सिर्फ ये था कि अगर हम गिल्टी हैं तो हम गिल्टी साबित हो जाएंगे। ठीक। लेकिन गवर्नमेंट जो दावे करती रही है उसके मुकाबले में गवर्नमेंट के पास कोई सबूत नहीं है कि हमने 9 मई किया है। चलिए ठीक। 30 नवंबर में। लेकिन आप वाली बात कि अगर जुडिशल कमीशन बन जाए तो हमारे ऊपर हमेशा जुल्म हुआ है, हमारे वर्करों के साथ जुल्म हुआ है, वर्करों को जेल में डाला गया है। और ये सारी चीजें लोग ये पूछेंगे ना कि गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, सही, ये इसका जवाब तो गवर्नमेंट नहीं दे सकती। ओके, ये ज़ाहिर बात है इसके लिए कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन का जो है वो
पहलू होना चाहिए, आपकी ये राय है। कैसर शेख साहब, वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, पहले से का आपका बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे। आपने मुल्क की सियासत की तो उठान देख ली, अब आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे कि मामलात मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं या एहतजाज जो 8 फरवरी को होना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसकी तरफ हवाले से हमने आपको मोहसिन नकवी साहब और जुनैद अकबर साहब का बयान भी सुनाया। एक छोटा सा वक्फा करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम जिसे कहते हैं सेहत के शोबे के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे होंगे, बिलखसूस जो मौजूदा हुकूमत के इकदाम किए जा रहे हैं, चाहे वो पोलियो का खात्मा है, चाहे वो हेपेटाइटिस सी के खात्मे का ऐलान है और उसके लिए जो प्लानिंग की जा रही है उस पर क्या चैलेंजेस हैं, ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद वक्फा ले लीजिए। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि पतंगबाजी की नजर कर दी जाए। माओ के लाल, बहनों के भाई, बेटों के बाप उम्मीद है, सहारा है, जिंदगी है। अपने जिगर गोशों की जिम्मेदारी निभाएं, उम्मीद बचाएं, जिंदगी का तहफ्फुज यकीनी बनाएं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर कीमती इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए सूबा भर में पतंगबाजों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयत है। खबरदार, खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पतंगबाजी या पतंगसाजी की इत्तला फौरन 15 या महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम नंबर्स पर दें। हुकूमत पंजाब, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम गुफ्तगू करेंगे सेहत आमा का एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें पाकिस्तान में अब ये वबा की सूरत इख्तियार कर गया है और वो है हेपेटाइटिस सी का फैलाव। जो फिगर्स हैं वो भी काफ़ी होशरुबा हैं। पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे है इसके फैलाव के हवाले से। कुल दुनिया में अगर 60 मिलियन इसके पेशेंट्स हैं तो सिर्फ पाकिस्तान में 10 मिलियन पेशेंट्स हैं हेपेटाइटिस सी के। और ना सिर्फ पेशेंट्स हैं बल्कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बेहतियाती की वजह से इसके फैलाव का भी बहुत बड़ा सोर्स पाकिस्तान बनता जा रहा है विद इन द कम्युनिटी। इसके खात्मे के लिए हुकूमत ने अज़म का इज़हार किया है कि पाकिस्तान को 2030 तक हेपेटाइटिस फ्री मुल्क करार दिए जाने के लिए मंसूबे लॉन्च किए जाएंगे। और जो इस वक्त मंसूबा है वो 3 से 4 सालों पर मबनी है। 67 अरब रुपए उसके लिए एलोकेट किए गए हैं, जिसका मकसद ये है कि इसके फैलाव को रोका जाए और इस वबा को कंट्रोल करने के लिए जो ब्लड की स्क्रीनिंग है उसे किया जाए और इसके साथ साथ जिन लोगों को ये मर्ज है उनके इलाज के लिए भी उनको स्क्रीनिंग किट्स, इसके अलावा टेस्टिंग और जो दीगर मामलात हैं उनकी सहूलत के लिए उनको फराहम किया जाए। इसमें क्या चैलेंजेस हैं उस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे और ये हेपेटाइटिस से क्यों कर होता है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए हमें वी हैव अ वेरी रेलिवेंट गेस्ट, नुमाइंदा शख्सियत मौजूद हैं। आप ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद साहिबा जो इस माहिर अमराज खून भी है और इंतकाल खून भी हैं और पैथोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच के लिए वक्त देने का। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, जहाँ हम दीगर कौमी मामलात पे बात करते हैं, ये भी एक नेशनल इमरजेंसी बनती जा रही है हेपेटाइटिस सी का फैलाव। थैंक यू जी, आपने बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी इस अहम मसले के ऊपर बात करने के लिए। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि हम इस रीजन में WHO के रीजन जो एमरो रीजन कहलाता है, इसमें किसी वक्त में इजिप्ट और पाकिस्तान मिल के सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी पाया जाता था। मगर इजिप्ट ने इसके ऊपर बहुत हंगामी बुनियादों पे काम करके, बहुत ही आला काम करके उन्होंने तो एलिमिनेट कर दिया। अब हम टॉप पे नंबर 1 पे आ गए इस रीजन में और बल्कि इनफैक्ट वर्ल्ड में। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये इंतहाई इसकी इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए और की भी गई है। अच्छा। और ये इसको हम एफर्ट करते रहे हैं इसके ऊपर। मसलन पिछला भी प्रोग्राम था 2019 से 2022 तक होना था, ये अभी नया जो लॉन्च किया है। तो उसके में WHO चाहता है कि 2030 तक हेपेटाइटिस सी जो है वो दुनिया से तकरीबन एलिमिनेट हो जाए। तो उसमें पाकिस्तान को इसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके गोल्स और टारगेट्स तो अचीव नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान इसको हासिल ना कर सके उसमें। और इसमें जैसे अभी आपने बताया कि 1 करोड़ के लोग हमारे प्रोजेक्टेड हैं
یہ ہمارا 2008 کا ڈیٹا پہ مبنی یہ والا چلا آ رہا ہے، مگر اس کے بعد بہرحال سندھ اور پنجاب نے دوبارہ بھی سرویز کیے ہیں اور کوئی زیادہ فرق نہیں آیا، بلکہ شاید بڑا ہی ہے اس میں، اور کچھ ڈسٹرکٹس میں تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا جی، اس کی کیا وجہ ہے کہ ڈسٹرکٹس میں زیادہ ہے؟ میرے خیال میں وہ تھوڑی سی پسماندہ ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ شاید اور وہ آپ کن کے صوبوں میں فال کرتے ہیں؟ مثلاً ساؤتھ پنجاب میں ہیں اور سندھ کے انٹیریئر میں ہیں۔ تو جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن کے حوالے سے بات کریں تو سندھ کے انٹیریئر میں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ 7 سے 8% تک ہیپاٹائٹس سی کی پریولنس ہے، اور ایبٹ کی ایک اسٹڈی ہے جو 2017 میں انہوں نے کی تھی، اور اس میں ساؤتھ پنجاب میں انہوں نے 17% تک رپورٹ کیا ہے۔ سو ویریشن ہے، بٹ یہ ہم نیشنل ایوریج کی بات کر رہے ہیں جو اس PC1 میں بھی کوٹ کیا گیا ہے، دیٹ از 4.9%، یعنی تقریباً 5% ہے۔ تو اگر آپ اس کو ایکسٹراپولیٹ کریں تو رفلی یہ والی بات بنتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ الٹیمیٹلی تو اگر علاج نہ ہو تو موذی مرض ہے، اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اس کا روک تھام بھی سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں علاج کی بات کر رہے ہیں وہاں اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کی روک تھام بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کیوں کر ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ بلڈ ٹرانسفیوژن ایکسپرٹ بھی ہیں، مجھے بتائے گا کہ بہت سے معاملات میں بلڈ ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے، اس میں وہ سکرین نہیں ہوتا، وہ ٹرانسفیوز ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا پھیلا ہو رہا ہے۔ جی بالکل، اس میں بلڈ اگر آپ کولیشن آف ہیپاٹائٹس ایلیمینیشن ایک انٹرنیشنل NGO ہے جن کی اپنی رپورٹ ہے، اس میں لکھ رہے ہیں وہ کہ، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ ٹاپ سورس ہے ہیپاٹائٹس کو ٹرانسمٹ کرنے کا، ناٹ اونلی ہیپاٹائٹس، HIV مائنڈ یو، ہم HIV کو ہم نے اس کو بھول نہیں سکتے، تو وہ 15% سورس جو ہے وہ بلڈ سے آتا ہے۔ 14% کوئی بھی بندہ کسی بھی ہاسپٹل میں سے داخل ہو کے نکلتا ہے تو 14% ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہاسپٹلائزیشن سے آ رہا ہے، اور 13% جو ہے وہ انسیف ڈینٹل ٹریٹمنٹ سے آ رہا ہے، اور 9% جو ہے وہ سرجری کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹاپ میں دیکھیں تو بلڈ کا ٹرانسفیوژن سے ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کو روکا جائے، بلڈ ٹرانسفیوژن تو ہونی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اس کو غیر ضروری نہیں ہونی چاہیے۔ تو پاکستان میں رفلی 30 سے 35 لاکھ سالانہ جو بلڈ جمع ہوتا ہے، ان کے مطابق اور ہمارے مطابق بھی آدھا جو ہے وہ شاید اسکرین نہیں ہوتا صحیح، اور اگر وہ صحیح اسکرین نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو میتھمیٹیکل ماڈلنگ کر لیں جس کے مطابق آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ اگر اتنا اسکرین نہیں ہو رہا یا برا اسکرین ہو رہا ہے یا فالٹی اسکرین ہو رہی ہے اس کی، اور اس میں سے اتنی کلیکشن ہے اور اس میں وائریمیا یعنی جن میں PCR پازیٹیو ہیں وہ اتنے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم سالانہ تقریباً 30,000 کیسز ہیپاٹائٹس سی کے پھیلا رہے ہیں۔ سو اس لیے اس کا یہاں روک تھام کس طرح پھر ہو سکتی ہے؟ اچھے ایفرٹس ہوئے ہیں پچھلے 10-15 سال میں کہ ہم نے بلڈ ٹرانسفیوژن کو نیشنلی یا پروونشلی کوآرڈینیٹڈ اچھے سسٹم کے اندر اس کو ویل مینیج کرنا ہے، اور خاص طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو اسکریننگ ہے بلڈ کی اس کو ہم اچھے سے اچھی ٹیکنالوجی پہ کریں، اور اس کو ایسے سسٹم ڈیزائن کریں کہ کم از کم ہماری اسکریننگ جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ہو جس کا ایویڈنس ہو، اور اس میں ظاہر ہے ہر ایک کا بہت زیادہ رول ہے، انکلوڈنگ جو ہمارے پروونسز کی جو ریگولیٹرز ہیں ان کی ہے، جو ہمارے ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں ان کی ہے، اور ظاہر گورنمنٹ کی ول ہے اس کے ساتھ۔ تو وہ جب ویل مینیج ویل کوآرڈینیٹڈ سسٹم ہوگا جس میں اس چیز کے اوپر توجہ دی جائے گی کہ جہاں جہاں یہ بلڈ اسکریننگ ہو رہی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، اور الٹیمیٹلی اس کو ہم WHO کی اور باقیوں کی زبان میں ہب اینڈ اسپوک ماڈل بولتے ہیں کہ آپ کے سینٹرز جو کہ ویل ریکگنائزڈ ہیں وہاں پہ اسکریننگ ہونی چاہیے، جو کہ جن میں کیپیسٹی ہوگی وہ اچھے طریقے سے اسکرین کرے، اور وہ ہاسپٹلس کو پھر ان کے ساتھ لنکڈ ہوں، نیٹ ورکنگ۔ جی نیٹ ورکنگ۔ یہ مجھے بتائے گا، آپ نے چونکہ ایجپٹ کی مثال دی کہ وہ ایک سکسیس سٹوری ہے، تو ہم کیا ان سے سبق سیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ایجپٹ اور پاکستان ظاہر بات ہے دو برادر اسلامی ملک ہیں، وی کین لرن اے لاٹ فرام دیم، اور سکسیس سٹوریز کو فالو کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایسا کیا کیا جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس وبائی مرض سے نجات پا لیں؟ ان کے جو پروگرام میں اگر اسٹڈی کریں تو ایک تو انہوں نے بہت ہی ریپڈ پیس کے اوپر اس کو اسکیل اپ کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کی ایک اسٹرینتھ تھی کہ ان کی پرائمری کیئر ہم سے بہتر ویل مینیج اور آرگنائزڈ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس کو گراس روٹ تک لے کے گئے ہیں۔ اس کے بعد ول بہت زیادہ تھی، جیسے میں نے کہا کہ وہ ریپڈلی انہوں نے اسکیل اپ کیا، جو اسٹریٹجیز انہوں نے بنائی آہستہ آہستہ اس میں ایوالو کیا، لرن کیا کہ جی جتنا آپ کوئکلی پیشنٹ کو رسپونڈ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، یعنی اس کو لنک کر دیتے ہیں کیئر کے ساتھ، ٹیسٹنگ
टेस्टिंग को लिंक करते हैं उसके साथ उतना अच्छा रिस्पांस मिलता है। ओके, और थेरेपी भी इसमें इन्वॉल्व होती है? जी बिल्कुल, थेरेपी है, और अब उसकी वजह भी इजिप्ट ने एलिमिनेट करने की बड़ी वजह हमारी स्ट्रेंथ भी उसी जैसी है, वो ये है कि हमने दवाइयाँ बना ली हैं। ओके, हमने जब दवाइयाँ बना ली तो जो इजिप्ट ने भी दवाइयाँ बनाई, तो इनफैक्ट दुनिया में इस वक्त सस्ती तरीन दवाइयाँ हमारे मुल्क में बन रही हैं कि एक 3 महीने का इलाज $60 में हो जाता है। हेपेटाइटिस सी की। और ये दवाइयों में जो पेशरफ्त इंटरनेशनली हुई, जिसको हम डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं, इसने बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि एक इसका फेस ही चेंज कर दिया कि इसको आप ट्रीट करके एलिमिनेट कर सकते हैं। ट्रीटेबल डिजीज है। और दूसरा ये मुझे बताएगा, क्योंकि आपने WHO की बात की, तो पाकिस्तान ने 67 अरब रुपए लागत का मंसूबा तैयार किया है। हमें उनकी फंडिंग भी हासिल है, या ये हम सिर्फ गवर्नमेंट जनरेटेड जो 67 बिलियन जो टैक्स पेयर मनी है उससे इसका हम छुटकारा दिलवाएंगे इसको? जी, ये जो PC1 अभी बना है इन 3 सालों के लिए, वो तो टोटली गवर्नमेंट फंडेड है। उसमें हाफ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है और हाफ प्रोविंसेस कंट्रीब्यूट करेंगे। सब्जेक्ट है अब हेल्थ। जी, और इसमें जो फेडरल है वो मेनली डायग्नोस्टिक्स में सपोर्ट करेगी इनको, यानी जो टेस्ट करने की किटें हैं या वो जो डिवाइसेस हैं उनमें वो या टेक्नोलॉजीज हैं उसको वो हमारी फंड जो करेंगे। फार्मा लोकल इंडस्ट्री है उसमें भी उनका कोई कलीदी किरदार है? देखिए, फार्मा का डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को ये वाली जो सहूलत पैदा की है वो हमारी फार्मा इंडस्ट्री ने ही ये दवाइयाँ इधर बना के जो है वो अवेलेबल की हैं, जो कि चीप हैं। लेकिन ये भी मैं आपको साथ इसमें सामने रख दूं कि हमारी किट्स भी पाकिस्तान में बन रही हैं। ओके, और किट्स बन रही हैं, और उनको यूज़ करने से अगर हम चाहें तो हमारा 2 से 3 अरब रुपया बच सकता है। लेकिन हमारे टेंडर में वो कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि उस पर भी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान, जहां हम ये हेपेटाइटिस की बात करें, अनफॉर्चुनेटली जो टाइप 2 शुगर है उसमें भी पाकिस्तान में बहुत इजाफा हो रहा है। पोलियो की कैंपेन जो है वो आज से दोबारा शुरू हुई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसको लॉन्च किया है। पोलियो वायरस भी पाकिस्तान में री इमर्ज हुआ है। तो सेहत आमा के हवाले से हमें ज़्यादा, आप समझती हैं, फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये मुख्तलिफ ममालिक, इजिप्ट की आपने हेपेटाइटिस की बात की, पोलियो में ख्याल में दुनिया में ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दोबारा ये वायरस आया है। हमें ज़्यादा इस पर सर जोड़ने की और तरजीहात में ऊपर रखने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक आपको नेशनली इस कॉज को लेके चलना है, और सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जो क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिस हद तक हम कर सकते हैं, और लोगों को हम सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और उनको हम तलकीन करें और उनको मोटिवेट कर सकें कि वो अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर तवज्जो दें, आपकी इन एस्पेक्ट्स को वो देखें। प्रिवेंशन में उनको हमें बहुत ज़्यादा एजुकेट करना है, और गवर्नमेंट का तो रोल है ही है कि आपने जहाँ जहाँ से फैल रहा है वहां से आपने उसको रोकने के, रोकथाम के कौन से तरीके अपनाने। डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी का भी ये काम है कि वो भी जरा अवेयरनेस की तरफ, अवेयरनेस के अलावा मैं समझती हूँ कि हमारी प्रोफेशनल सोसाइटीज़ जितनी हैं कंट्री में, उनको बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने की ज़रूरत है। मैं भी 2 सोसाइटीज़ की मेंबर हूँ, पैथोलॉजिस्ट की सोसाइटी भी और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी की भी, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो उतने एक्टिव नहीं है इस एंड के ऊपर, प्रिवेंशन के व्यू पॉइंट से, एजुकेशन अवेयरनेस के व्यू पॉइंट से, जितना कि एक्चुअली हो सकते हैं और होना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हों, बैकग्राउंड में बहुत सारे ब्रेन्स हों, ब्रिलियंट किस्म के, उनकी बात पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए और उनको पहुंचानी चाहिए। मेरा ख्याल में तो आपके बहुत सारे प्रोग्रामों में आना चाहिए उन सबको। एग्जैक्टली, और हमने इसलिए इसका एहतमाम भी किया। थैंक यू वेरी मच नुज़रत मुशाहिद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, जैसे कहते हैं सेहत ज़िंदगी है, तो डॉक्टर साहिबा ने बताया कि हेपेटाइटिस सी जो है वो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उसमें नंबर 1 है, और इसके फैलाव को हमने रोकना है, साथ में इसका इलाज भी करना है, और आगाही भी लोगों को देनी है कि वो कोई भी इंतकाल खून करें अपने किसी अजीज़ का, तो ये ज़रूर चेक करें कि वो स्क्रीन ब्लड है, क्योंकि उससे अगर एक चीज़ की बीमारी को रोकना है तो खुदा ना खास्ता अगर अनस्क्रीन हुआ तो दूसरी हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाएगी। पोलियो की आगाही मुहिम में भी हमें लोगों को ये बताना है कि ये जो पोलियो वायरस के कतरे हैं, ये जो बीमारी है उससे का इलाज है, खुदा ना खास्ता किसी नई बीमारी की वजह नहीं है। बहुत सी जो मिथ्स हैं उनको भी हमने ख़त्म करना है, इसलिए हमने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस हवाले से बात की। अहम जुज़ है ज़िंदगी का, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी, जैसे मैंने पहले भी कहा। प्रोग्राम सच में हमारी नशिस्त आपको कैसी लगी? हमने मुल्क की सियासत, मुल्क की मईशत, उमूर खारजा और सेहत आमा के हवाले से गुफ्तगू की। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी जुम्मे की शब 10:05। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।
हर वक्त बर वक्त।